हर कलाकारों के सपनों की होती है बात। एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन देता है उम्मीदों की सौगात। ये है वो साथी जो आपके सपनों को कर रहा है साकार। कलाकार कई सपने वही इंडिया के हर एक कोने से चुनकर लाए हैं एक नया कलाकार। 100 डे 100 नए कलाकार में आप सभी का स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एलेक्स और फिर मैं आ चुका हूं आपके बीच में नए कलाकार के साथ में, क्योंकि 100 डे 100 नए कलाकार। और आज फिर हमारे बीच में एक नया कलाकार कहां से है वो तो वो खुद ही बताएंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि कल फिर मिलेंगे हम 7 बजे नए कलाकार के साथ में। तो आज जो कलाकार है उनसे तो मिल लीजिए। तो आज हमारे बीच में है शेखर। तो ये है हमारे बीच में शेखर। तो ये है हमारे बीच में शेखर। अरे मुझे बोलने दे भाई, मैं बोलूंगा पहले कि हमारे बीच में है शेखर जी। तो कैसे है शेखर जी? सर मैं अच्छा हूँ। ओके, तो आप अपने बारे में बताइए शेखर जी, क्योंकि आपको बहुत सारी ऑडियंस देख रही है, वो कलाकार जो आना चाहते हैं या उनका सपना है इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम शेखर आष्टिक है। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल 10 सालों से मम्मी के साथ पुणे में रहता हूँ। और मेरे घर में मेरी माँ है और बहन है। बहन की शादी हो गई है और मेरी माँ ही है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर अभी मतलब आपकी ये पूरी फैमिली है ना, तो इससे पहले मतलब आप एक्टिंग से पहले क्या करते थे? सर इससे पहले तो मैं मेरी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊँ तो सर मैं कर्नाटक में रहता था। मेरी मम्मी और पापा की मतलब झगड़ा हो गया था, इसलिए मेरी मम्मी पुणे में आई थी। और फिर मेरे पापा के पास में 3 साल रहा। फिर मेरी मम्मी ने पुणे से मेरे को 2015 में लेके गई। फिर मैं पुणे में जैसे आया, मेरी माँ ने मेरे को अनाथ आश्रम में रख दिया। अनाथ आश्रम होता है ना, हॉस्टल जैसा, तो वहाँ पे जहाँ मतलब अनाथ बच्चे उन रहते हैं कि या हॉस्टल में रखा है या अनाथ आश्रम में? हॉस्टल में नहीं रखा सर। हॉस्टल में मतलब जैसे फी दे के वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे नहीं। अनाथ आश्रम में रखा जहाँ पे सिंगल पेरेंट हो, जिसके माँ बाप ना हो, वहाँ पे रखा मेरे मम्मी ने। मैं 10 साल से वहाँ पे रहा हूँ। और मेरे पापा के झगड़ा हुए थे, इसलिए मेरे को पता भी नहीं है सर। जब मैं हॉस्टल में रहा था, मेरे 5 साल का था मैं, 5 साल से मैं हॉस्टल में रहता आया हूँ। और मेरे को पता भी नहीं कि मेरी मम्मी मतलब मम्मी के बारे में पता है। मेरे को पता नहीं है मेरी बहन कौन है, मेरे पापा कैसे दिखते हैं, ये भी नहीं पता मेरे को। जब मैं बहुत छोटा था, 5 साल की उम्र में मेरे मम्मी ने मेरे को हॉस्टल में रख दिया था। मेरे को कोई पता नहीं था मेरे घर वालों के बारे में, मेरी दादी कौन है, मेरी मम्मी कौन है। मेरे को ये भी पता नहीं था कि मेरे पापा जिंदा है या नहीं है। मतलब आपके पापा को क्या हुआ? मतलब मेरे पापा के साथ मम्मी ने मतलब पापा दारू वगैरह पीते थे, तभी फिर मेरी मम्मी ने झगड़ा करके मेरे को पुणे में लाया था। 5 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी ने मेरे को अनाथ आश्रम में रख दिया था। तो अनाथ आश्रम में रखने का रीजन क्या था? रीजन वही था सर, कोई मेरी मम्मी को सपोर्ट नहीं करता था और कोई मतलब ये नहीं करता था, जैसे कि दुनिया में मेरी मम्मी अकेली है और मेरी मम्मी का एक ही हूँ। फिर मैं हॉस्टल में रहा हूँ। फिर मैं हॉस्टल में रहता था। मेरे को ये ना कभी कभी ऐसा लगता था कि ये ना मतलब मेरे को भगवान पे भी कभी कभी ऐसा गुस्सा आता था कि मेरे को लगता था इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। जो मेरे को मम्मी के बारे में ही पता था। मेरे को लगता था कि मेरी मम्मी ने मेरे को अनाथ आश्रम में क्यों डाला, भगवान है या नहीं है दुनिया पे। कभी कभी भगवान के ऊपर गुस्सा आता था मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे पापा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है। जब हमारे हॉस्टल में जब कई गेस्ट रहते ना, तो वो आते मिलने, जब उनके मम्मी पापा के साथ वो आते थे मिलने वगैरह, तब मैं उनको देखता था ना। मैं ही नहीं, हमारे हॉस्टल के ना 30 बंदे रहते थे, 30 मतलब लड़के रहते थे। वो सभी ना रोज रोते थे। मैं भी अक्सर रात को उठ के कभी भी मैं ना रोता था कि ना मेरे को है ना मम्मी नहीं है, पापा नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा प्यार ही नहीं मिला उनको, ना मम्मी का प्यार मिला ना पापा का प्यार मिला। फिर हम रोज रोते। जब भी मैं स्कूल में जाता था, जब भी कोई ना अपने माँ बाप ना उनके बेटे को वगैरह लेके आते थे ना, तो मेरे को ऐसा रोना आता था। मतलब सभी बंदे हम बहुत रोते थे कि ना मेरे को मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, ऐसे करके, क्योंकि बचपन से हमें वैसे हालात में डाल दिया था। फिर 10 साल हो गए, गुजर गए, कैसे कैसे काट के 10 साल गुजर गए। फिर मैंने सोच लिया कि अभी मैं मेरे मम्मी के पास जाऊंगा, यहाँ पे नहीं रहूंगा। कुछ भी अगर भले ही कुछ भी हो जाए तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, क्योंकि 10 सालों से मैं वहाँ पे रहा हूँ। मेरे को ये भी पता नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, तो मेरा जीने का क्या। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था या मर जाओ या जीव, ऐसा लगता था। फिर मैंने हॉस्टल में मेरे मम्मी को बताया अभी मैं इधर नहीं रहूंगा बोल के, मैं जाऊंगा। अच्छा, मम्मी मतलब वहाँ आती थी आपसे मिलने? हाँ, मम्मी का सर अनाथ आश्रम में कैसा होता था, हमको मिलने भी नहीं देते थे। साल में 1-2 बार मम्मी मिल सकती थी। और वो भी कैसा होता था, जैसे जेल होता ना एक प्रकार का, कि कैदी इधर इस साइड होता है, फिर बीच में दरवाजा होता है, हाँ डेरी। फिर मेरी मम्मी है ना वहां से बात करती थी। 15 मिनट के बाद हमको ऊपर भेज दिया जाता था। साल में मेरी मम्मी का मैं 15-20 मिनट ना
चेहरा देख पाता था, वो भी है ना साल में 2-3 बार ही मैं मेरी मम्मी से मिला। तो आप भी समझ सकते हैं मतलब कि ना कैसे हालातों से गुजर चुका हूँ मैं। फिर यहाँ पे ओवरऑल देखे जाए तो आप भी एक हालातों से गुजरे हैं, आपकी मम्मी भी हालातों से गुजरी, क्योंकि उस समय में कोई सपोर्ट नहीं था। तो पापा मतलब दारू पीते थे, तो उनका क्या हुआ, एकदम मतलब तबीयत खराब हो गई या फिर नहीं रहे क्या? सर मैं 10 साल से हॉस्टल में रहूँ, मेरे को पता नहीं पापा कौन है, और मेरे को पापा के बारे में पता भी नहीं था कि मेरे पापा है या नहीं है। जब मैं 10 साल के बाद मैंने झगड़ा किया हॉस्टल में, मैंने मम्मी को बोला कि उधर भी सर के साथ झगड़ा किया, फिर मैं यहाँ पे आया। जब घर पे आया 2-3 दिन हुए तभी मेरे को पता चला कि मेरे पापा की डेथ हो गई। फिर मेरे को अचानक से धक्का लगा, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे पापा अभी तक जिंदा है या नहीं, ये मेरे को कौन है ये भी नहीं पता था, मेरे को सिर्फ लगता था कि मेरी मम्मी ही है। फिर मेरे को अचानक से शौक लगा, फिर मैंने सोचा कि मेरे को, और मैं बचपन से जब अनाथ आश्रम में रहता था मेरे को रुचि थी मतलब कुछ बनने की। मैं जब मूवी वगैरह तो मतलब वहीं से आपको एक्टिंग का भी आया कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, या फिर मैं उसके लिए आप अभ्यास करते रहे? हाँ, अभ्यास करता रहा, वहाँ पे डांस नृत्य करता रहा। फिर जैसे मैं घर से मतलब 10 साल बाद मैं घर पे आया, फिर मैंने जैसे 2 दिन हो गए मेरे पापा गुजर गए, मेरे को उसी का भी धक्का लगा। मैं 2 दिन डिप्रेशन में रहा। फिर मेरे को लग रहा था कि मेरे पापा है, ये भी नहीं पता था। फिर मैंने जैसे आपका इंस्टाग्राम पेज वगैरह, मैंने जैसे सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट वगैरह देखे, फिर मैंने पूरी छान की। तभी मेरे को थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, मतलब वहां से निकलने के बाद में आपके पास में ज्यादा समय नहीं था, पर जितने समय भी थे 15 दिन, उस 15 दिन में आपने ये सर्च किया कि मुझे सक्सेस होना है तो मुझे कोई रास्ता मिला दे भगवान, पर भगवान पे भरोसा भी नहीं था। भगवान पे भरोसा भी नहीं था, लेकिन आपकी वीडियो देखे मैंने। फिर आपकी ना सर मैं बताऊँ ना, तो मैंने जब यहाँ पे आने का क्यों डिसाइड किया, जब आपकी बैकग्राउंड स्टोरी मैंने पढ़ी कि आप लो क्लास से बिलोंग करते हो और आपके पास भी कोई सपोर्ट नहीं था। फिर ना सर भी मतलब अपने एलेक्स सर है, वो भी है ना मतलब मुंबई में आए, फुटपाथ पे रही कई दिन। फिर उन्होंने जितना स्ट्रगल किया, जो भी मैंने स्टोरी सुनी, तो मेरे को लगा कि भगवान ने कुछ तो मतलब ये दिया है, मेरे को भी सहारा दिया एक नया। मैं बताओ आपको, मैं जब आपके इंस्टाग्राम पेज वगैरह देखा तभी मैं यहाँ पे आने का क्यों डिसाइड किया, क्योंकि ना सर की भी स्टोरी ऐसी है। सर भी एक लो क्लास से बिलोंग करते हैं और सर को भी कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता था। सर भी एक ड्राइवर के बेटे थे। मैंने पूरी स्टोरी आपकी देखी है सर। और सर भी, जो एलेक्स सर है, वो भी है ना कई दिन फुटपाथ पे रहे, उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, जितना मेहनत की, तभी वो इस मुकाम पे पहुंचे। फिर मेरे को भी एक जीने का नया मतलब एक कहते हैं ना रास्ता मिल गया, एक नया रास्ता मिल गया। तभी मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने एलेक्स सर से कांटेक्ट वगैरह किया, फिर यहाँ पे आया। फिर मेरे को तभी भी डर लग रहा था कि ना यार मेरी मम्मी घर पे अकेली, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था मेरे को एक्टर बनना ही है, बनना ही, क्योंकि मेरे को बचपन से रुचि भी थी, लेकिन मेरे को डर लग रहा था मेरी मम्मी वहाँ पे अकेली है, बाकी कोई नहीं है मेरे को। फिर मैं 15 दिन बीतते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे को इसमें मतलब सपोर्ट मेरी मतलब जो मेरी धड़कन है वो कम होने लगी, और मेरे को लगने लगा कि यहाँ पे कोई सहारा है जो मेरे को दे रहा है, मतलब जिसके ऊपर मेरे को भरोसा हुआ। फिर मैं यहाँ पे आया और मैं कई दिनों से मतलब अभी मैं इधर कई दिनों से रहा हूँ। मेरे को ये ना भी है ना ऐसा लगता नहीं है कि मेरे माँ बाप नहीं है, क्योंकि मैं ना सर अपने गुरु है उनको ही मैं मेरे माँ बाप मानता हूँ, और इसलिए यहाँ पे ये कर रहा हूँ। और मेरा को लगता है जरूर कि मैं सक्सेस बन पाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं सक्सेस बनूंगा ही, ऐसा लगता है। मतलब आप पहली चीज़ तो है कि पूरी रिसर्च करके आए हैं एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ है कि जो स्ट्रगल देखा है, आई होप ऐसा कोई ना देखे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट होता है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है फैमिली। और अगर वो ही ना हो या फिर होकर भी ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर किसी की सिचुएशन अलग अलग चलती है। तो आपने बचपन से ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करा और एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में आए, और वाकई में मैं छोटा पैकेट, ये भी एक तरीके से छोटा पैकेट बड़ा ही धमाका है हमारे यहाँ पर, क्योंकि एक और है हमारे यहाँ पर कलाकार। ओवरऑल बहुत कम उम्र में जो जज्बा मैं देखता हूँ कलाकारों में कि एक आगे बढ़ने का, और मेरा मेन मोटिव कमाना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कि उन कलाकारों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए, कि किस तरीके से वो आगे बढ़ पाएँ, अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, और जिस भी तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं कलाकारों को हम सपोर्ट करते हैं। खैर ये तो आपकी बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने हमें माता पिता माना, तो उसकी हम जिम्मेदारी हर कलाकारों की उठाते हैं, इनकी भी उठा रहे हैं और आपकी भी उठाएंगे अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो। बट हम अब फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की बात चल रही है, तो क्योंकि इमोशनल टचअप और बहुत सारी जो चीज़ थी जीवन की, वो आपने एक ही सांस में, मतलब बोल सकते हैं कि पूरे जीवन का जो समावेश है वो आपने फटाफट आपने बता दिया।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है और जिगर की बात होती है, क्योंकि हर कोई इस चीज को फेस नहीं कर पाता, राइट शेखर जी? वैसे अगर हम बात करें, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बात, कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे फटाफट कर लेते हैं, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सर मेरा फेवरेट एक्टर है, मतलब साउथ का है, पुनीत राजकुमार है, वो है मेरा फेवरेट एक्टर, क्योंकि मेरे को बचपन से ही वो पसंद है। उसकी मूवी वगैरह देखता हूँ मैं, उसके जो है एक्शन फिल्म है, जो उसकी एक्टिंग करता है उसे मैं देखता हूँ और मेरे को पसंद है वो। पुनीत जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट नहीं बहुत अच्छे एक्टर हैं, और उनकी बदौलत बहुत सारे अनाथ आश्रम चलाते हैं और बहुत सारे कलाकारों, मतलब बहुत सारे लोगों को जिनके कोई भी नहीं होता है उनके लिए समर्पित होते हैं। बट अभी बहुत सारे दूसरे कलाकार और उनकी फैमिली उस जिम्मेदारी को निभा रही है, तो उनको सच सच मेरी तरफ से नमन। और एक्ट्रेस की बात करें तो कौन है? सर मेरे को रश्मिका पसंद है। क्यों? सर मेरे को पसंद है, वो तो बचपन से ही मैं पसंद है। दाल में कुछ काला है भैया, हाँ क्या काला वगैरह, और मेरे को मतलब वो मैं क्रश भी मानता हूँ। अच्छा, क्रश भी मानते हैं आप उनको। और वैसे बात करें तो विलन में, तो विलन में कौन? सर मेरे को विलन में संजय दत्त लगता है अच्छा, मतलब हीरो भी हैं और विलन भी हैं। हाँ, संजय दत्त हीरो भी है और विलन भी है। मेरे को विलन के किरदार में वो बहुत अच्छा लगते हैं, क्योंकि वो विलन का किरदार हर एक, मतलब जो उनका एक्शन होता है ना, हर एक एकदम 100% होता है। उनसे कौन सी मूवी देखी है आपने उनकी? केजीएफ देखी सर फिलहाल तो अभी, मतलब बहुत सारे मूवी है, लेकिन मुन्ना भाई माइकल और मुन्ना भाई एमबीबीएस और फिलहाल तो अभी केजीएफ देखी है, जिसमें उनका रोल बहुत ही खतरनाक था, तगड़ा एक्शन था उनका, और लुक भी बहुत शानदार था। लुक भी शानदार था उनके, एट्रैक्टिव से मैं आकर्षित हो गया उनकी तरफ, और मेरे को से अट्रैक्टिव हो गए आप, बहुत अच्छी बात है। और अगर कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी में सर मेरे को कपिल शर्मा पसंद आते, वो हर एक डायलॉग पे ना कॉमेडी का सीन ये कर देते, मेरा कभी कभी हंस के मतलब पेट भी दुखता है, इतने मेरे को पसंद आते हो कॉमेडी में। क्या बात है, बहुत खूब है। और मूवी की अगर बात करें तो आपको 2024 में ऐसी कौन सी मूवी आई जो आपके दिल में जगह बना गई? सर मेरे को 2024 में फिलहाल तो मैंने अभी धनुष, जो मेरे को पसंद आता है, धनुष की मैंने मूवी देखी। वो मतलब तमिल का एक्टर है, मेरे को तमिल तो नहीं आती, मैं फिलहाल सीख रहा हूँ। मैंने उसकी तमिल की मूवी देखी, मेरे को समझ में आ गई, उसकी मैंने मूवी देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी मतलब मूवी थी नाम रायन्ना मूवी है उसकी, अभी जो आई है रायन्ना नाम है, जिसमें वो मतलब छोटा था, उसके माँ बाप भी ऐसे ही हुए, जब उसके 2 भाई थे, एक बहन थी, उसके माँ बाप जब गए तो एक पुजारी ने उनके माँ बाप को ये कर दिया था। फिर वो जब छोटा था, उसकी स्टोरी बता दो। हाँ, उसके पेरेंट्स चले जाते हैं, फिर ना उसके ऊपर ही सारी ये जिम्मेदारी आती है, क्योंकि उसकी बहन छोटी थी, उसके दोनों भाई छोटे थे। फिर उसने ना बहुत मतलब मेहनत की, और उसके गांव से छोड़ के उसने दूसरे गांव में चला गया, फिर वहाँ पे बहुत मेहनत की, और वो एक स्टोर चलाता था, मतलब छोटा सा स्टोर चलाता था। और मेरे को उसकी ये मूवी क्यों पसंद आई, क्योंकि वो जब छोटा था उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आती थी, क्योंकि ना उसके माँ बाप उससे छोड़ के चले गए थे, उसको भी पता नहीं था कि उसके माँ बाप जिंदा है या नहीं है। फिर उसके 2 भाई और एक बहन को, तीनों लोगों को उसने अकेले ही संभाल लिया। करीबन उसकी 6-7 उम्र होगी, तब से लेकर उसने जब तक बड़ा हुआ है उसने उनकी देखभाल की, पढ़ाया, सब कुछ किया, और वो बड़े जाके एक स्टोर चलाता था, उनसे उनका गुजारिश हो जाता था। अगर टीवी सीरियल में बात करें तो कौन से टीवी सीरियल पे जाते हैं? सीरियल पे तो मेरे को राधा कृष्ण पसंद आते हैं, जिसकी वजह से राधा कृष्ण तो अभी बंद हो चुका है, स्वास्तिक प्रोडक्शन का था, और बहुत ही अच्छे स्टोरी और बहुत सारे कलाकार हमारे काम किए हैं। अगर हम बात करें वेब सीरीज की, तो कोई वेब सीरीज अभी जो हाल फिलहाल में देखी हो जो आपको अच्छी लगी हो? वेब सीरीज तो सर मैंने इंदौर इश्क देखा है। इंदौर इश्क बहुत अच्छी स्टोरी है, MX प्लेयर पे। क्योंकि है ना सर, मैं बताऊँ ना, वो जो वो एक्टर होता है, उसको कई बार ना वो एक्ट्रेस होती है ना, वो तारा नाम है जिसका, वो तारा ने उसको बहुत बार धोखा दिया है, फिर भी ना वो उसका मतलब वो प्यार था उसका, फिर भी वो उसी की तरफ जाता है, क्योंकि पहला प्यार और पहला नशा किसी का नहीं उतरता है। जब भी वो दिखती है दिल धड़क जाता है, 120 की स्पीड हो या 240 की स्पीड है, फास्ट में भग जाता है, उसकी एक झलक में हम पागल हो जाते हैं। ऐसी आपकी भी हालत है तो प्लीज़ यस या नो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हो सका कोशिश कीजिएगा कि आपके प्यार का नाम भी आप ज़रूर लिखें। कोशिश करेंगे कि भगवान से कि आपको जल्द ही मिला दें। तो वैसे
वैसे आपकी हमने जर्नी देखी कि आपकी बहुत ही स्ट्रगल अपने अपने जीवन में किया, प्लस इलेक्शन प्रोडक्शन से जुड़कर आप काम भी कर रहे हैं और आपका लक्ष्य निर्धारित है। देखो क्या होता है ना कि अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो भगवान आज नहीं तो कल आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। वो कहते हैं ना, एक मूवी है ओम शांति ओम, कि किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो वही चीज़ है कि आपने अपनी पूरी शिद्दत से चाहा कि मुझे कुछ अच्छा करना है और आप बचपन से ही जो भी है एक्टिविटीज़ में आप बने रहें और आपने बहुत कुछ सीखा। मैं चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक से हैं आप और वैसे तो आप रहे नहीं हैं, 5 साल में ही आप यहाँ पर आ गए थे, पर फिर भी अगर आप कह सकें कर्नाटक में उन कलाकारों को कर्नाटक में कि एक संदेश दे सकें दोनों में, क्योंकि इंडिया के हर एक कोने में हर कलाकार मौजूद हैं अपने, तो कर्नाटक में भी एक हो जाए और उसका आप अनुवाद हिंदी में भी करके एक मतलब आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई हो जाए। मैं सबको आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो मेरे गुरु ने ही एक मेरे को ब्रह्मास्त्र मतलब बोल के मेरे को है ना दिया है, जो है अगर आपका कोई भी लक्ष्य है तो उसके तरफ दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, अगर चल भी नहीं पाते हो तो उसको रेंगो, लेकिन आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचना ही है। ये देखो, ये आपका संकल्प होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी एक व्यक्ति होता है स्टार्टिंग में वो फुल टू स्पीड में भाग सकता है तो उतनी स्पीड में भागे, नहीं भाग सकता थक जाता है। चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, और रेंग नहीं सकते हो तो अपने जब तक रेंगना तो है, चाहे आप उंगली से रेंगते हुए पहुंचो, आपके लक्ष्य तक जब तक आप पहुंच नहीं जाते हो आपका लक्ष्य मत बदलो। ठीक है, तो वैसे जी हमारे इलेक्शन प्रोडक्शन में पहुंचे अपने सपनों को लेकर, आप भी अपने सपनों को लेकर इलेक्शन प्रोडक्शन में पहुंच सकते हैं, बट सपना सटीक होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, भटके हुए कलाकार नहीं चाहिए। जिनका लक्ष्य निर्धारित होगा उसके लिए स्वागत है इलेक्शन प्रोडक्शन में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि कल मिलेंगे शाम 7 बजे नए कलाकार के साथ में। तो मिलते हैं। जय श्री श्याम, जय महाराष्ट्र।